कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनने के बाद मान लीजिए 2 महीने के अंदर हमने सोसाइटी फॉर्म किया, सब हो गया, तो मेंटेनेंस का बिल किधर जाएगा? जैसा मैंने बताया 11 बिल्डिंग है, 11 बिल्डिंग का 11 सोसाइटी होगा, तो उस सोसाइटी का हर सोसाइटी का जनरल बॉडी होगा। सोसाइटी बनने के 3 महीने के अंदर 15 दिन का नोटिस, 14 दिन का नोटिस देके एक जनरल बॉडी होगा। उधर चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या कमिटी स्थापन होगा और उस बिल्डिंग, मान लीजिए बिल्डिंग नंबर 1 to 11 होगा, मैं जैसे मानता हूं, प्रीमियर रेसिडेंसी बिल्डिंग नंबर 1 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, प्रीमियम रेसिडेंसी बिल्डिंग नंबर 2 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, प्रीमियम रेसिडेंसी बिल्डिंग नंबर 3 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ऐसा 11 बिल्डिंग का 11 सोसाइटी बनेगा। और मेंटेनेंस आप जो दोगे, जिस दिन सोसाइटी बन गया, कमिटी बन गया, उसके बाद जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन होगा कि इसका इतना इतना मेंटेनेंस लिया जाएगा। अभी कितना मेंटेनेंस लिया जाएगा? 7 रुपए लिया जाएगा, 15 रुपए लिया जाएगा, 2 रुपए लिया जाएगा, ये जो तय करना है उस बिल्डिंग का जो कमिटी है, जो भी चीफ प्रमोटर है या जो लीडरशिप लेते हैं 10, 12, 15 आदमी लोग बैठ के हमें तय करना होगा हमें कौन सा खर्चा आता है भाई साहब। हमें सिक्योरिटी का खर्चा आता है, हमें स्वीपर का खर्चा आता है, हमें इलेक्ट्रिक का खर्चा आता है, हमें लिफ्ट मेंटेनेंस का खर्चा आता है, वाटर का चार्जेस आता है, तो ये सब अकाउंटेंट का चार्ज आता है। ये बजट बना जाता है। बजट बनने के बाद जो 2 टाइप का चार्जेस लिया जाता है। एक है जो कॉमन चार्जेस है। कॉमन चार्जेस का मतलब है सैलरीज ऑफ वॉचमैन, स्वीपर, मैनेजर यदि आप रखते हो, तो फिर पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब फ्लैट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए बिल्डिंग नंबर 1 में ये सब खर्चा मान के चलते एक अंदाज के हिसाब से 1 लाख रुपया आता है और 100 लोग हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1000 रुपया इक्वल हर फ्लैट में आएगा, इरेस्पेक्टिव द साइज ऑफ द फ्लैट। दूसरा जो मेंटेनेंस लिया जाता है वो है पर स्क्वायर फुट। वो पर स्क्वायर फुट कौन सा लिया जाता है? उधर आप फंजिबल लेना है नहीं लेना है आप तय करिए। अभी बिल्डर किसी के पास 675 का ले रहा है, 625 ले रहा है, 725 ले रहा है, सबका फ्लैट सेम साइज है लेकिन अलग अलग चार्ज ले रहा है। नहीं, हम ये तय करेंगे कि हमारा में 100 फ्लैट है, एक फ्लैट का एरिया इतना है, इतना है, इतना है। जो एरिया है तो नॉर्मली फंजिबल कवर होता है वो, क्योंकि वो बिल्टअप एरिया है, तो फंजिबल को लेके आपको एरिया लेना है, सबको फंजिबल लेना है। ऐसा नहीं कि फंजिबल को छोड़ना है, सब फंजिबल को लेके आपने एरिया करने के बाद सिंकिंग फंड होता है, रिपेयर फंड होता है, मेजर रिपेयर फंड होता है। मेजर रिपेयर फंड मतलब क्या है? टेरेस रिपेयर है या आपका स्टेयरकेस रिपेयर्स है या प्लास्टरिंग करना है, कलर करना है, पूरा ड्रेनेज लाइन चेंज करना है, पानी का लाइन चेंज करना है या कोई वाटर प्रूफिंग करना है, इसको मेजर रिपेयर कहा जाता है। ये सब जो चार्जेस है वो पर स्क्वायर फुट लिया जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा फ्लैट है उतना बड़ा फ्लैट का एरिया आउटर आप ऑक्यूपाई करते हो। इसके लिए जो मेजर मेंटेनेंस है, रिपेयर फंड, सिंकिंग फंड, प्रॉपर्टी टैक्स, आपका इंश्योरेंस, एनए टैक्स और जो जमीन और बिल्डिंग को संबंधित है वो आप स्क्वायर फुट में लिया जाएगा। तो इस तरह से 2 टाइप का चार्जेस होगा। वो 7 रुपए भी हो सकता है, 3 रुपए भी हो सकते हैं, जितना आपका जरूरी है उतना ही। इन एडिशन टू दैट मैं हमेशा यही बोलता हूं सोसाइटी को, आप बजट करिए, बजट करने के बाद 10% मिसलेनियस करके ऐड करिए। मान लीजिए मेरा बजट होता है 1 लाख का, महीने का खर्चा 100 में डिवाइड करना है 1000 रुपये होता है, आप और 10% एडिशन ले 1100 ले, ताकि कोई मिसलेनियस खर्चा भी आता है वो आप टेक ओवर कर सकते इस तरह से। और दूसरा, हर चार्जेस, जो भी चार्जेस होगा वो सोसाइटी के नाम से आएगा और 1 रुपया भी बढ़ाना है, आप सुन लो, 1 रुपया भी मेंटेनेंस चार्ज में बढ़ाना है आपको, जब तक जनरल बॉडी आप नहीं लोगे, जब तक नोटिस में वो बताएंगे नहीं और लोगों को बुलाएंगे नहीं और जनरल बॉडी में डिसीजन नहीं होगा, मेजोरिटी पास नहीं होगा, तब तक आप चार्जेस वो नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनने के बाद मेंटेनेंस आपके पास ही रहेगा। हाँ, मगर पहले का जितने भी मेंटेनेंस है, बीएमसी को नहीं दिया, 2 करोड़ रुपए पेंडिंग है, तो उसको क्या किया जाएगा? ये जो 11 बिल्डिंग है अपना अपना केस या फेडरेशन लेके उसके ऊपर केस डाल सकता है और वो रिकवरी कर सकता है।